हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज एक बहुत ही क्यूरियस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये क्यूरियस टॉपिक आपके मन में क्यूरियोसिटी तब खास तौर से क्रिएट कर देता होगा जैसे जैसे आप हिस्ट्री में बैटल ऑफ पानीपत में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो खास तौर से तीसरे युद्ध तक पहुंचते पहुंचते तो आपके मन में विचार आ ही जाता होगा कि यार एक बार फिर से पानीपत में ही युद्ध क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि ये जो क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इससे यूपीएससी, सीएससी, जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन भी पूछ लेती है। सेशन के अंत तक जब हम पहुंचेंगे तब तक इसी टॉपिक से कि क्यों पानीपत में साम्राज्य हिला देने वाली लड़ाइयां लड़ी गईं। तो अगर हम यहां पर यह ध्यान रखने का प्रयास करें तो इसके कारण को भी जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और आपके लिए रोचक भी हैं। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरा अपने विचार प्रकट कीजिए। तब तक हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको सेशन के अंत में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा भी। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, पानीपत की लड़ाइयों को हम इसमें कवर करेंगे। आगे बढ़ने से अच्छा एक चीज और भी है, आप देखोगे कि जब हम इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे तो इसके डिफरेंट जो कारण हैं, चाहे वो रणनीतिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, भौगोलिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, अन्य मतलब जो भी कारण आपको समझ में आते हैं, उन तमाम प्रकार के कारणों को हम यहाँ पर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। आपको लगेगा कि यार लिटरली ये बैटल फील्ड के तौर पर देखा जा सकता था। आप लोगों ने अगर आज के समय में तो आप पानीपत के रूप में इसको जानते हो, लेकिन एक समय में ये बहुत प्राचीन समय से अगर हम इसको देखें तो प्राचीन समय से भी इसकी इंपॉर्टेंस है। चाहे आप प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्यों से इसको जोड़ करके देखें या और भी अति प्राचीन इतिहास में चले जाएं, तो जब हम महाभारत काल में जाते हैं तो आपने पांडवों के बारे में सुना होगा, पांडवों के 5 गांवों के बारे में सुना होगा। उनमें में से एक गांव जो पांडवों ने बसाया, 5 गांव में से जो एक गांव पांडवों का है, उसको आधुनिक रूप में पानीपत के रूप में भी जाना जाता है। शायद पांडुपुरम या कुछ ऐसे करके नाम हुआ करता था उसका। वहां से इसकी इंपॉर्टेंस लगातार चलती। कई लोग कहते हैं कि ये उसी जगह पर स्थित है जहां पर कुरुक्षेत्र कभी हुआ करता था। तो कहने का मतलब ये आसपास का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, ये हमेशा से युद्ध स्थल के लिए जाना जाता रहा है। तो जब हम आपके जो निकट भविष्य के जो इतिहास हैं, निकट इतिहास जो हैं वर्तमान के, जैसे आप मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो कई लड़ाइयां हमको वहां पर लड़ते हुए देखने को मिलती। तो उन सब चीजों को हम यहाँ पे खंगालने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। इस समय नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि सेल आपके लिए उपलब्ध है स्टडी IQ IAS की तरफ से। तो आप यहां पर विरद लाइव कोड में लिख दे रहा हूं, VIRADLIVE, ठीक है। कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिखें, बस बीच में कोई गैप नहीं करना है। इसको अप्लाई करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखें 24 सितंबर को ये सेल क्लोज हो रही है। तो लोवेस्ट एवर प्राइस में यार अब इससे कम में आपको क्या ही मिलेगा, मात्र 7,499 में आसानी से आप बैच के साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए जरा सबसे पहले नजर डालते हैं। देखो हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। पहले तो वो जो 3 बैटल्स हैं, 3 जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों के बारे में समझते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इनके रीजंस क्या थे कि ये सारे जो युद्ध थे वो यहां पर लड़े गए थे। तो पानीपत का आप देख सकते हैं जो पहला युद्ध है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जा रहा है, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल सन 1556 को, 21 ऑफ अप्रैल, ठीक है, 1526 के आसपास आपको ये लड़ाई होते हुए देखने को मिलती है। और ये लड़ाई हुई थी तत्कालीन जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं लोदी वंश के, इब्राहिम लोदी, उनके साथ बाबर की लड़ाई हुई थी। और इसको हम कह सकते हैं कि यहां से जो मुगल साम्राज्य है वो मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। यानी कि इस बैटल का सिग्निफिकेंस ये है कि यहां से मुगल साम्राज्य जो है उसका उदय होता है, मुगल साम्राज्य का उदय। तो आप इसे मुगल साम्राज्य का उदय कह लें या फिर इसकी शुरुआत कह लें, एक ही बात है जो बाबर के साथ यहां पर शुरू होता है। बाबर ने एक बहुत छोटी सी मतलब कह सकते हैं सेना थी बाबर के पास कंपैरेटिव टू इब्राहिम लोदी, लेकिन इब्राहिम लोदी इस युद्ध में पराजित हुआ। और कहते हैं
कि इसमें काफी अच्छी सैन्य रणनीति का इस्तेमाल और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बाबर की तरफ से किया गया था, जिसमें आप लोगों ने तुलगामा युद्ध पद्धति जो है उसके बारे में सुना होगा, जो बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। और शायद एक साथ ही साथ एक तोप को सजाने की विधि थी जिसको हम लोग उस्मानी विधि कहते हैं, जिसमें तोपखाने जो होते हैं उनको बैलगाड़ियों से, जिसको अरबा कहा जाता था, उनसे बांध करके क्रम में सजा करके बैटल लड़ा जाता था। बहरहाल तमाम प्रकार से आप देखेंगे तोपों की गर्जना और तमाम प्रकार के नए युद्धक हथियारों का प्रयोग करते हुए बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को भयभीत न सिर्फ किया बल्कि उसे पराजित किया। सेना में जैसे भगदड़ मच गई और इतनी बड़ी सेना लेने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी उस बैटल में हार गया और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ये जो बैटल है, इट्स अ काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू किंगडम दैट वाज द मुगल एम्पायर, और जो कि एस्टैब्लिश हुआ था बाबर के द्वारा। सेकेंड बैटल की अगर हम बात करें तो ये इसमें भी मुगलों की ही इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिलती है, मुगल युद्ध की इंपॉर्टेंस एक बार फिर से हमको देखने को मिलती है। लेकिन इसकी तुलना में जहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वहां इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की बात हो रही है। यहां पर मुगल जो साम्राज्य है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। पुनर्स्थापना। तो यहां पर मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के रूप में यहीं से डेवलप हुआ। इसके पहले कोई विशेष साम्राज्य के तौर पर नहीं देख सकते आप, छोटा सा हिस्सा था जो बाबर ने जीता था, वहां से चीजें शुरू की गई थी, लेकिन फिर जो है हुमायूं के द्वारा उसको प्रसारित करने का प्रयास किया गया। लेकिन एक वृहत रूप जो मिलता है वो इस युद्ध के बाद ही देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब हुमायूं की अचानक से डेथ हुई तो एक राजनीतिक वैक्यूम जो है वो दिल्ली में क्रिएट होता है, और इसी का फायदा उठा करके हेमू जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और तमाम प्रकार के जो मुगल सरदार थे उनको पराजित किया गया था और यहां से मुगलों को चुनौती प्रदान की गई थी। तो अकबर के संरक्षण में, माफ कीजिएगा, बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने यह युद्ध लड़ा था। बैरम खान के संरक्षक हुआ करते थे और इस युद्ध में चाहे जैसे भी करके, कहते हैं कि किस्मत से ही अकबर ने युद्ध जीता, पर जैसे भी करके अंत भला तो सब भला, वही वाली कहानी है कि अकबर इसमें विजित हुए और दिल्ली में जो हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे थे ये पराजित हुए। इनके पराजय के बाद अकबर ने एक विशाल मुगल साम्राज्य का एस्टैब्लिशमेंट किया। सो इसको भी हम एक बड़े टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखते हैं कि इतने बड़े मुगल साम्राज्य की यहां पर एस्टैब्लिशमेंट हुआ कि फिर आगे चल करके सदियों तक मुगल यहां पर रहे, उन्होंने शासन किया। तो ये युद्ध जो है ये मुगलों की शुरुआत में है। ये जो युद्ध है ये उस समय जिस समय मुगलों ने अपने साम्राज्य विस्तार को तेजी से शुरू किया, और एक और युद्ध है जो मुगलों के समय में ही हुआ है लेकिन ये मुगलों के पतन के समय का है, इसलिए बहुत ज्यादा रिलेवेंसी मुगलों से यहां पर नहीं देखने को मिलती है, बल्कि उस समय इनको जो रिप्लेस करते हुए नजर आ रहे थे दुनिया में, भारत में, वो थे मराठास। तो यहां पर आप देख सकते हैं मराठा, उस समय पेशवाई शुरू हो चुकी थी और पेशवाई चरम पर थी। तो सदाशिवराव भाऊ जो मराठा रिप्रेजेंटेटिव थे और इनका युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली से। एक्चुअली अहमद शाह अब्दाली अगर देखा जाए तो पश्चिम उत्तर भारत से एंट्री करके उसने पंजाब से लेकर के दिल्ली तक काफी जगहों पर गवर्नरशिप के परिवर्तन जो है वो किए थे। इनफैक्ट पंजाब में उसने अपने बेटे तैमूर शाह को जो है वो वहां का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था, और बढ़ती हुई मराठा शक्तियों ने तैमूर को वहां से विस्थापित कर दिया, और जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली को लगा कि ये तो पंजाब में मेरी सत्ता को सीधे चुनौती दी गई है, और इसलिए यहां पर एक लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में अंततः जो मराठाज हैं उनकी हार हुई। कई सारे इतिहासकारों ने लिखा ये 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, 14 जनवरी 1761 को लड़ा जाने वाला ये युद्ध था, और ये नवंबर के आसपास लड़ा गया था। थोड़ा थोड़ा अगर आप कनेक्शन देखें ना, ये वाला युद्ध जो था, तो थोड़ा थोड़ा आप कनेक्शन देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट ज्यादातर जो बैटल्स थे, जैसे ये नवंबर सर्दी के समय में, थोड़ा सर्दियां करीब आ रही थी, ये तो एकदम कड़ाके की ठंड के समय में लड़ा गया था, और ये जब सर्दी का मौसम थोड़ा सा जा रहा है तब लड़ा गया। तो इसी तरीके के आसपास के मौसम के बीच में लड़ा गया, नहीं गर्मी में लड़ा गया युद्ध नहीं है, खुला मैदान है, शायद इस वजह से गर्मी का असर ज्यादा पड़ता रहा होगा, जो भी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मराठा शक्ति जो है वो पराजित हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जो है वो यहां पर विजित हुआ था। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यही वो बैटल है जिसके बाद से
ये भले ही न तय हो पाया हो कि भारत पर किसका शासन या भारत पर अगला एक बड़ा प्रभुत्व और प्रभुत्वशाली जो शासन है वो किसका होगा, भले ये बैटल न तय कर पाया हो तीसरा वाला, लेकिन उसने ये जरूर तय कर दिया कि मराठे जो हैं वो एक विशाल प्रभुत्व साम्राज्य को भारत में स्थापित अब नहीं कर पाएंगे। ये चीज वहां पर कई सारे इतिहासकारों के द्वारा देखने को मिलती है। लेकिन हम तो यहां पर ये खंगालने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये युद्ध जो है वो यहां पर क्यों हुए, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। तो आइए उनके ऊपर एक एक करके नजर डालते हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो आप यहां पर पॉइंट देखोगे उसमें आप देखोगे दिल्ली का प्रवेश द्वार। ठीक है, ये जो पानीपत है इसको आप दिल्ली के प्रवेश द्वार के तौर पर देखते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पानीपत का रणनीतिक महत्व इसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण है जहां पर ये लोकेटेड है, और एक बड़े भू राजनीतिक परिदृश्य के तौर पर भी हम इसको देखते हैं। तो ये जो दिल्ली का प्रवेश द्वार है, एक्चुअली अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, जैसे यहाँ के मैप में तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी आप छोटी मोटी बाउंड्रीज तो देख ही सकते हैं। जैसे भारत का, या फिर किसी और मैप में कहीं लगा हो तो मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुक जाएं। सपोज ये है, सपोज यहां पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आपको जो मैं बताना चाहता हूं वो आप अच्छी तरीके से समझ सकें। जरा देखें, इस मैप के ऊपर नजर डालें। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि ये दिल्ली है, अगर यहां पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली है, तो ज्यादातर अगर कोई पश्चिमोत्तर भारत से प्रवेश करेगा तो पश्चिमोत्तर भारत से प्रवेश करते करते जब वो उस समय दिल्ली जो है केवल अगर आप मध्यकालीन भारत के आसपास के समय को देखें, जैसे दिल्ली में तो एक दिल्ली सल्तनत ही है ना। जब आप फर्स्ट बैटल की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत से ही लड़ा जा रहा है। तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि दिल्ली एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र है। तो उस केंद्र तक अगर किसी को पहुंचना है तो उत्तर का एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य उसके कब्जे में आ जाता है। इसलिए दिल्ली को भी यह मालूम है कि यार हमें अपने आप को यहां पर बचाना है। तो कोई भी दुश्मन कम से कम कितना करीब आ सकता है, या जहां पर हम उसको रोक सकते हैं, जहां पर उसको हम युद्ध के मैदान में ललकार सकते हैं, तो वो इसी दिल्ली की राजधानी के आसपास ही कहीं होगा। और इसी से थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे तो आपको पानीपत दिखाई देगा। करीब 95 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और यहां पर एक बैटलफील्ड तैयार होती है। तो इसीलिए कई जगहों पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि जो ये जो पानीपत है, ये पानीपत दिल्ली के प्रवेश द्वार के, दिल्ली जो शासन है उसके प्रवेश द्वार के तौर पर हमको यहां पर दिखाई देता है। राइट, समझ में आ रही बात? ये देख सकते हैं आप, पानीपत है, ये पानीपत है, ये यहां पर आपको दिल्ली देखने को मिल रहा है। तो कितना मतलब निकटता है आप देखेंगे, तकरीबन 95 किलोमीटर, लगभग 95 किलोमीटर उत्तर में यह पानीपत स्थित है। और जब कोई इधर से आ रहा है तो उसको यहां पर आना है, इस जगह पर रुकना है, इस जगह पर लड़ाई करनी। अच्छा, एक चीज और है, जब हम लड़ाई मतलब हमारी किसी से पड़ोसी से या फिर कहीं से भी आप लड़ाई करते हुए देखना चाहते हैं या हो रही होती है, तो आपने बड़ी आसान सी चीज देखी होगी कि हम अपने घर परिवार से दूरी लड़ते हैं ना भाई, सिंपल सी बात है। हर आदमी चाहेगा कि जिस जगह पर लोग उपस्थित हैं वहां पर नहीं, किसी खाली स्थान पर युद्ध अगर होना है तो किसी खाली स्थान पर हो, बाहर कहीं हो। सिंपल सा मतलब आपको यही बात बताना चाह रहा हूं मैं। उससे रीजन ये है कि अगर मान लेते हैं कि माल और जान की हानि होनी होगी तो जहां पर लोग रह रहे हैं वहां पर नहीं होगी, जहां पर मैदानी इलाका है वहां पर आसानी से इसको लड़ा जा सकता है। तो निर्णायक जगह है। तो दिल्ली के शासकों की अगर हम बात करें तो दिल्ली के शासकों के लिए एक आदर्श तौर से यह रक्षात्मक रेखा के तौर पर हमको देखने को मिलती है। और तत्कालीन दिल्ली के जो शासक हैं वो अपनी राजधानी में युद्ध करना नहीं चाहेंगे, वे चाहेंगे कि दुश्मन को अपनी राजधानी से दूर कहीं रोका जाए, वहां पर यह लड़ाई लड़ी जाए। सो इसीलिए इस जगह को यहां पर पसंद किया जाता था। तो ये जो रणनीति है ये शहर को विनाश से बचाने के लिए भी की जा सकती है। और पूरी तरीके से यहां पर जो दिल्ली के जो शासक हैं अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं दूर ले जाकर के आसानी से। तो इस तरीके से पानीपत के लिए अगर हम देखें तो जो दिल्ली के लिए अगर पानीपत को देखें तो दिल्ली एक काइंड ऑफ बफर जोन क्रिएट करता है बाहर के आक्रमणकारियों और दिल्ली के शासकों के बीच में। ठीक है, और आप बफर जोन्स को तो हमेशा समझते हैं, जैसे आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमेशा जैसे जैसे अपना साम्राज्य बढ़ाते आते हैं वैसे वैसे अपने राज्य के लिए किसी न किसी दूसरे राज्य को बफर जोन के तौर पर रखते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब शुरुआत में 1765 में जो है
ब्रिटिशर्स ने 1764 में बक्सर का युद्ध किया, 1765 में आपने देखा कि लड़ाइयाँ जो हैं होने के पश्चात वहाँ पर संधियाँ हुई इलाहाबाद की। तो अवध को ब्रिटिशर्स ने तुरंत जो है कैप्चर नहीं कर लिया, बल्कि उसे हराने के बाद उसके ऊपर कुछ संधियां आरोपित करके उसे छोड़ दिया। कहते हैं कि उसे एक बफर जोन के रूप में ब्रिटिशर्स क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि उसमें मराठा शक्तियां बढ़ रही थी। तो मराठाज और अवध जो है वो मिलने की संभावना रख सकते थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स को मालूम था कि अगर हमने अवध को हरा करके उसे तुरंत स्वतंत्र कर दिया तो मराठाज और हमारे यानी कि ब्रिटिशर्स का जो किंगडम है उसके बीच में अवध जो है एक बफर जोन का काम करेगा। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने पंजाब को भी स्ट्रेटेजिकली यूज किया था जब अफगानिस्तान को लेकर के लड़ाई होनी शुरू हुई थी। तो उसे लगता था, अंग्रेजों को लगता था कि अगर रूस अफगानिस्तान के माध्यम से भारत के ऊपर अटैक करने का प्रयास कभी करेगा तो बीच में हम पंजाब को अपनी स्ट्रेटेजिक बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह के समय में ब्रिटिशर्स ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ में मित्रवत व्यवहार भी किया था। हालांकि एक अलग बात है कि अंग्रेजों की उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो महाराजा रणजीत सिंह को आराम से हरा पाते, तो उन्होंने उसको स्ट्रेटेजिकली जो है इस रूप में बफर जोन के रूप में भी कन्वर्ट किया। तो बफर जोन का यहां पर मतलब ही यही है कि हम अपना जो प्रभुत्व जो क्षेत्र है उसको सुरक्षित रख सकें किसी युद्ध के समय में, और दूसरी जगह पर जहां पर हम युद्ध करने जाएं तो हमें आसानी से वहां पर संसाधन उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो यह चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं, मैप है, आराम से आप इसको बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा हम यहां पर देखें तो नॉर्थ वेस्ट से जो आक्रमणकारी हैं उनके स्वाभाविक मार्ग के तौर पर भी हम इस एरिया को देखते हैं। स्वाभाविक मार्ग कैसे? जैसे ज्यादातर जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, जैसे कि मुगल की बात करें या फिर तुर्किश आक्रमणकारियों की बात करें, कभी रोमन एम्पायर्स के लोग जब आते हैं इधर की ओर तो भी बात करें, तो जब उन्हें भारत के अंदर प्रवेश करना है तो प्रवेश करने के लिए उन्हें अफगानिस्तान के पास में एक खैबर दर्रा है, खैबर दर्रे को पास करना होगा। जो खैबर दर्रा है जब आप उसे पार करते हैं, जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जब आप इसे पार करते हैं तो इसे पार करने के बाद आपको जंगल और मैदानी भाग एक साथ दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे आप प्राचीन समय में आप देख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली की बात कर रहे हों या फिर नादिर शाह के आक्रमण की बात कर रहे हों या किसी के भी आक्रमण की बात कर रहा हूं, ये सब लोग खैबर दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करते थे। फिर उसके बाद जो प्राकृतिक दुर्गम पहाड़ियां हैं उनको पार किया जाता था और उसके बाद विशाल रेगिस्तान को क्रॉस करके फिर आगे की ओर बढ़ना है। अब जब आक्रमणकारी आगे की ओर खैबर दर्रे को पार करके आगे की ओर जब बढ़ रहा है तो दिल्ली पहुंचने तक का सीधा और आसान मार्ग जो उसके पास हुआ करता था वो पंजाब के जो समतल इलाके हैं उन्हीं पंजाब के समतल इलाकों से होता हुआ वो ऐसे करके गुजर रहा है, इस तरीके से गुजरता है यहां पर। तो जब वो इस तरीके से यहां पर गुजर रहा होता है तो उसको तमाम सारे समतल और हरे भरे मैदानों से गुजरना पड़ता है और आते 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 तक ये जो मैदानी भाग है ये जाकर के पानीपत में आकर के खत्म होता है। तो पानीपत एक तरीके से इस पूरे के पूरे लोकेशन में, इस पूरे के पूरे रूट पे एक चोक पॉइंट बन जाता है। तो अब आप देखोगे, जब आपको यहां पर ये समझ में आएगा, मैप में भी आप साथ में देख पा रहे होगे कि इस तरीके से ये जो इलाका है ना, यहां पर आकर के पानीपत में आकर के चीजें यहां पर रुकती हैं। अब इस चोक पॉइंट पे जब आकर के आप रुकते हैं तो आक्रमणकारियों को दिल्ली पर आक्रमण करना आसान होता है और दिल्ली को भी दिल्ली से दूर अपने आक्रमणकारियों को रोकने का एक रीजन, एक क्षेत्र जो है वो यहां पर मिल जाता है। तो यहां पर बड़े टकराव आपको देखने को मिलते हैं दो तरीके से, कि जो आक्रमणकारी हैं उनको आसानी से दिल्ली पर हमला करने का अवसर, और दूसरा दिल्ली को इन आक्रमणकारियों से अपने शहर से बाहर ही रोक लेने का अवसर यहां पर मिलता है। तो ये भौगोलिक मजबूरी है जिसने स्थान को कहीं ना कहीं बार बार युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर एक जो रूट, जिस चीज को हमने रूट के तौर पर दिखाया है, यही रूट आगे चल करके इसको आप ग्रांड ट्रंक रोड के तौर पर देख सकते हैं। तो पानीपत का जो स्थान है, पानीपत की जो लोकेशन है, वो पानीपत की लोकेशन इसी जीटी रोड पर ही पड़ती है अगर आप देखेंगे तो जीटी रोड आज का नहीं, पुराने समय का एक मार्ग है। अगर आप देखोगे, प्राचीन समय में इसको मौर्यों ने एस्टैब्लिश किया था। कहा जाता है कि जब ग्रेट मौर्यंस का अंपायर था तो उस समय इन लोगों ने यहां पर उत्तरापथ, ये जो मार्ग है जो तक्षशिला से शुरू होकर के इधर पाटलिपुत्र तक जाया करता था, ये उत्तरापथ कहलाता था। क्या कहलाता था ये? उत्तरापथ। इसी उत्तरापथ को आगे जब शेरशाह सूरी ने शासन किया तो शेरशाह सूरी ने इसको और बढ़ा दिया और इसे बंगाल तक पहुंचा दिया।
ठीक है, इसे कहां तक पहुंचा दिया, बंगाल तक पहुंचा दिया। तब जाकर के इसको जीटी रोड के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, सड़क ए आजम वैसे उस समय उसको जाना जाता था, यही जो सड़क है इसी को सड़क ए आजम के तौर पर जाना गया। और जब ब्रिटिशर्स ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया तो इसको जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के तौर पर जाना गया। तो ये पाकिस्तान से लेकर के आप देख सकते हैं कि जो आपका बांग्लादेश है वहां तक के इलाके को ये कवर करता था। और इसी मार्ग पर पड़ता था, इसी मार्ग पर पड़ता है ये पानीपत, काबुल से शुरू होकर के आगे बंगाल तक जाता है। तो पानीपत का रणनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि वो इसी सड़क पर स्थित है और जितनी भी प्रकार की जो लॉजिस्टिक और सेना से संबंधित जो मांगे हैं वो इस सड़क के मार्ग से आसानी से यहां तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो चाहे वो आक्रमणकारियों की बात कर रहे हो आप, चाहे डिफेंस के तरफ की अगर आप बात कर रहे हो, दोनों के लिए सेवाओं का जो परिवहन है, सेवाओं की जो आपूर्तियां हैं, तैनाती के लिए जो चीजें चाहिए, उन सब चीजों को इस मार्ग से आसानी से पहुंचाया जा सकता था। इसके कारण बड़ी बड़ी सेनाएं रखी जा सकती थी, बड़े बड़े सेनाओं के लिए जो लॉजिस्टिक मूवमेंट्स हुआ कर सकते थे, वो सब चीजें यहां पर आसानी से इस रास्ते से पूरी की जा सकती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक आदर्श कह सकते हैं प्रस्तुत करता है, एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करता है ये जीटी रोड वाला जो मैंने आपको लोकेशन दिखाया वो। समझ में आ रही बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आदर्श होने के एक आध रीजन आपको और भी देखने को मिलेंगे। वो रीजन ये है कि ये मैदानी भाग है, बहुत ही बड़ा और समतल, इतना मतलब बड़ा सा मैदानी भाग है ये कि आप आसानी से बड़ी सेनाएं सामने रख सकते हैं। एक्चुअली जब हम किसी बैटलफील्ड को देखें जिसमें पहाड़ी इलाके हों, ठीक है, या फिर जहां पर जंगल के मार्ग हों, जहां पर नदियां पार करनी पड़े आपको, तो यहां पर लड़ाइयां लड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यहां पर लड़ाइयां लड़ना कठिन होता है, लेकिन इनकी तुलना में अगर कहीं पर समतल हो और बहुत बड़ा समतल हो तो किसी को भी अपना युद्ध कौशल दिखाने का एक बड़ा अवसर मिल जाता है और किसी भी तरीके से वहां पर जो छद्मवार होते हैं, छुप करके जो अटैक होता है, वो ना होकर के एक आमने सामने की लड़ाई हमको देखने को मिलती है। तो विशाल और समतल मैदान, खुला विस्तृत समतल मैदान जो है, जहां पर कोई पहाड़ी नहीं है, जहां पर कोई घने जंगल नहीं है, आसानी से आप बड़ी से बड़ी सेना रख सकते हैं, तोप रख सकते हैं, जो आधुनिक युद्धक हथियार हैं उनका खूब प्रयोग कर सकते हैं, घुड़सवारी सेना का प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिलरीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। छुपा युद्ध यहां पर नहीं होगा, आमने सामने का युद्ध होगा। तो ये बैटलफील्ड में हमको यहां पर देखने को मिलती है, जिससे की वजह से जो अचानक से होने वाला हमला है उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा दूसरे संसाधन भी हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भी अगर किसी बड़े सैन्य कार्यवाही को आप करने जा रहे हैं, बड़ी सेना लेकर के जा रहे हैं, तो आपको यहां पर जरूरत होगी भोजन की। आपको यहां पर किसकी जरूरत होगी? भोजन की। आपको यहां पर जरूरत होगी पानी की, ठीक है। आपको जो आपके साथ में, क्योंकि उस समय जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं तो आप देख रहे हैं कि बड़ी घुड़सवारी सेना है, बड़ी हाथियों की सेना है, तो आपको चारा इत्यादि की जरूरत पड़ेगी, उनके भोजन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीजें यहां पर आसानी से क्या हो सकती हैं? उपलब्ध हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मैदानी भाग है जो यमुना नदी के किनारे है। तो ऐसा भी नहीं है कि यहां पर एकदम सूखा है, ऐसा भी नहीं है कि यहां पर जंगल है, ठीक है। दोनों तरीके का जो एक सामंजस्य है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। यमुना के किनारे का जो आप देख सकते हैं एल्यूवियल सॉइल के लिए भी ये बहुत ज्यादा फेमस लोकेशन है ये। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यहाँ पर मैदानी भागों में उपजाऊ भूमि देखने को मिल जाएगी, बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि देखने को मिल जाएगी। तो आप आसानी से, अगर आपको लंबे दिनों तक, कई दिनों तक युद्ध लड़ना है, तो कई दिनों तक युद्ध लड़ने की तैयारी भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है जो यहां पर इसको इंपॉर्टेंस जो है इसकी क्रिएट कर देती है, और वो क्या चीज है? वो है कि ये जिस जगह पर लोकेटेड है, इसके आसपास अगर आप देखोगे तो कई सारे स्थानीय कामगार आपको मिल जाएंगे। कामगार जब आपको मिल जाते हैं तो उससे फायदा क्या हो जाता है स्थानीय कामगारों के मिलने से, कि अगर आप देखें तो यहां पर कई सारे प्रकार के शिल्पीकार और कारीगर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जो जैसे लुहार हैं, कारपेंटर हैं, ये सब आपको यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, मतलब अच्छे खासे और बहुत अच्छी शिल्प में जो दक्ष लोग हैं। तो होता क्या है कि अब जैसे युद्ध चल रहा है, अब युद्ध के समय में हथियारों की आवश्यकता है, तो इन कारीगरों से अधिक मात्रा में युद्ध बनवाए जा सकते थे, हथियारों की मरम्मत करवाई जा सकती थी, हथियारों का उत्पादन करवाया जा सकता था, ठीक है। तो इन सब चीजों की आपूर्ति भी हम यहां से
प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर कोई लंबा सैन्य अभियान हो भी गया तो उस लंबे सैन्य अभियान को यहां पर जारी रखा जा सकता है। तो यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। इसके अलावा एक और चीज है कि इस लोकेशन के आसपास, पानीपत की लोकेशन के अगर आसपास अगर आप देखोगे तो कई सारे दूसरे, जैसे जाट, ठीक है, गुर्जर, राजपूत, सिख, ये सब योद्धा वर्ग आपको देखने को मिलेगा। ये सब योद्धा वर्ग आपको देखने को मिलेगा। तो एट अ टाइम अगर जिस समय बैटल चल रहा है और अगर आपके पास सैनिकों की कमी पड़नी शुरू हो गई तो आप देखोगे कि यहां पर आप क्या कर सकते हो कि आसपास से यहां के जो योद्धा हैं उनको आप हायर कर सकते हो। राजपूत इलाका आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जाट और गुर्जरों का इलाका भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, पंजाब का क्षेत्र आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सब जगहों से आसानी से आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो। आप बड़ी मात्रा में जो सैन्य वर्ग हैं उसको भी यहां पर आप शामिल कर सकते हैं। तो एक से एक सारी चीजें, मतलब आप चाहे भौगोलिक कारण देखो और चाहे राजनीतिक कारण देखो, हर तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई आप यहां पर आसान से बैटलफील्ड को तैयार कर सकते हो। तो आई होप कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्यों बैटल पानीपत जो है वो ज़्यादा वहाँ पर युद्ध लड़े गए हैं, बैटलफील्ड के तौर पर उसको ज़्यादा अच्छा तरीके से सराहा गया है, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है। तो ये एक रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बताया। चलिए देख लेते हैं, अब आपने जो पढ़ा, जो जाना, जो समझा, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? यह लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा निष्कासन का बदला लेना चाहता था। जालंधर के निराश गवर्नर अदिना बेग खान ने उन्हें पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वह चहार महल यानी कि गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसूर के राजस्व का भुगतान न करने पर मुगल प्रशासन को दंडित करना चाहता था, या वह पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को दिल्ली की सीमाओं तक अपने राज्य में संलग्न कर लेना चाहता था। इसके पीछे क्या प्रमुख कारण था, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। और ये वो प्रश्न है जो मुख्य परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया, क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गई थी? ठीक है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1761। व्हाई वर सो मैनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। बाकी आपको क्या समझ में आया है, इस क्वेश्चन का सारांश जरूर आप यहां पर लिखिए। इस प्रश्न की रूपरेखा आप यहां पर लिख सकते हैं। इस प्रश्न की आप रूपरेखा लिखें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ आप इस लेक्चर का सारांश भी यहां पर लिख सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में आई। अगली बार किस टॉपिक को आप क्लियर करवाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताइए, तो मैं हिस्ट्री फैक्ट्स में उनको भी जरूर यहां पर शामिल करूंगा। जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि लास्ट बैच है 2026 के लिए, अगर देखा जाए 2026 के लिए लास्ट बैच है। हालांकि 2027 और 28 के लिए बैचेस अभी ओपन रहेंगे, जो आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी में भी ले सकते हैं। 7,999 से शुरू हो जाता है प्राइस, और अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये सारे बैचेस उपलब्ध हो जाएंगे। 24 सितंबर ये है इसकी लास्ट डेट। ध्यान रखें, नवरात्रि सेल की लास्ट डेट 24 सितंबर है। इससे पहले कि ये एंड हो जाए आप जरूर इसके साथ जुड़ जाएं। इस लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर सकते हैं, इसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे लिख सकते हैं विरद दुबे 01 या फिर @विरद लाइव। इंस्टाग्राम में आप मुझे @विरद लाइव, और ईमेल आईडी है मेरा virad.dube@studiiq.com। आपके मन में कोई भी सवाल है, शंका है, तो जरूर आप हमें यहां तक पहुंचाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।